विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। तो कंटिन्यूअसली जैसे चल रहा है, आपने पिछले कुछ सेशंस में देखा कि हमने करंट कितना होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर और ये सारी चीजें डिस्कस की है। ये सारा आपके सामने ही है जो बोर्ड पे। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला था ना, m नॉट इज इक्वल टू ई बाई टू एम ई एल नॉट, मैंने एक लेक्चर के लास्ट में, सेकंड लेक्चर के लास्ट में बोला भी था कि हम डिवाइड करेंगे तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो मिलेगा। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, विच मीन्स द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय एल नॉट। ऑफ कोर्स रेशियो है तो डिवाइड ही करेंगे। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ electron which is orbiting around the nucleus is known as gyromagnetic ratio, or to be more precise, the ratio of orbital magnetic moment of an electron to the angular momentum of electron is known as gyromagnetic ratio। तो सिंपली इसको और इसको ये L नॉट को नीचे ला लो तो डिवाइड करना है, तो m नॉट बाई L नॉट क्या आ जाएगा, E बाई टू एम ई। पहले दो लेक्चर में ना ये सर्कल में ये वॉइड था। अभी ये अगर आप ऑब्जर्व किया होगा ध्यान से तो ये अभी लिखा है, अभी मतलब ये लेक्चर में ये वैल्यूज आई है, पहले दो लेक्चर में नहीं थी, क्योंकि ये उसका रिक्वायरमेंट नहीं थी। ई अपॉन एम ई। ऑफकोर्स आपको पता है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं पिछले कुछ बहुत समय से, तो आपको पता होगा कि ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का भी वही होता है लेकिन प्लस में होता है। And mass of electron is me 9.1 into 10 raised to minus 31, 10 to the power minus 31 किलोग्राम। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, E is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 divided by 2 into 9.1 into 10 raised to minus 31 करिएगा घर पर एज अ होमवर्क, और लॉग से या तो कैलकुलेटर से या तो कैसे भी चेक करेंगे। ऑफ कोर्स एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट ये वैल्यू आती है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। यू विल गेट आंसर 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10, 8.8 इंटू 10 रेज़ टू 10, और यूनिट बताइए कूलम पर केजी। 2 तो कांस्टेंट है, यूनिट नहीं होता, बहुत सिंपल। सो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट और द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज 8.8 इंटू 10 रेज़ टू 10 कूलम पर केजी। बस एक ये टर्मिनोलॉजी है, उसको ध्यान में रखना है कि ये रेशियो है, ये वैल्यू है, वो याद रखना है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, बहुत सारी जगह पर आता है क्वांटम फिजिक्स में ये, लेकिन हम याद रखते हैं। बहुत सारे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो गैस की थियरी जब हम पढ़ते हैं तो हम याद रखते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तब हम याद रखते हैं। तो वी मस्ट रिमेंबर ऑल दिस कांस्टेंट बिकॉज फिजिक्स में बहुत सारी जगह पर उनकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस सेशन में क्या किया था 2 मिनट में, कि अगर पहला लेक्चर देखा है तो ही आगे समझेगा। तो वो पहला लेक्चर देख लो पहले कि क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिराइव करना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिराइव करना है ड्यू टू ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस r है, स्पीड v है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चार्ज है, टाइम कितना लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना, 2 पाया, टाइम कितना एक रिवॉल्यूशन को, टाइम पीरियड के जितना, कैपिटल T, और स्पीड है v। थोड़ा एडजस्टमेंट करके t निकाला, t को सब्स्टिट्यूट किया और करंट मिला ev बाई 2 पाया। और m होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है I इंटू a, करंट इंटू एरिया। एरिया है सर्कुलर ऑर्बिट का पाई r स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया
तो आई है EV बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आर कट, पाई पाई कट, हमको मिला EV/r बाई 2। अभी वेलोसिटी किसकी है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की। रेडियस किसकी है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की रेडियस, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस, और E तो इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अभी एक काम करते हैं, मास से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों बाजू। आप बोलेंगे क्यों? जब कर लूं तब बताना कि वो आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर में परिवर्तित हो जाएगा, कि आप बोलोगे हाँ मास से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको हम फिजिक्स में और एक फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं। देखो, तो कैपिटल M है, बरोबर, E/2 को अलग रखता हूं, E/2 को अलग रखता हूं, मास से मल्टीप्लाई करता हूं, मास से डिवाइड करता हूं, तो mvr/m और एक सफिक्स लगा दूं E, ताकि वो पता चले कि वो इलेक्ट्रॉन का मास है। बताने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की है, रेडियस भी इलेक्ट्रॉन की है, वो सफिक्स लगा है क्या? नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज वो अंडरस्टूड है कि वो मास इलेक्ट्रॉन का ही होगा, तो वो बता देते हैं स्पष्ट रूप से कि दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये शायद अगर ध्यान में हो, ध्यान में ना भी हो तो भी मैं बताता हूं, और ध्यान में हो तो अच्छी बात है कि mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ठीक है, सो इसको हम L से, कैपिटल L से डिनोट करते हैं। बहुत सारी काइनेमेटिक्स में बहुत सारी जगह पर आया है ये, तो ये हो जाएगा E/2m, ऑफ कोर्स सफिक्स E, और इसको हम लिख सकते हैं L। क्या लिख सकते हैं? L, और एक सफिक्स लगा रहा हूं O, और ये O है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। O क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी v। तो ये दोनों वेक्टर है, ये भी वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो भी वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, लीनियर मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी वेक्टर है, S to N जाता है इनसाइड द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम N ends to S, लेकिन अंदर जाता है S to N, तो वो S to N जो जाता है ना, वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे ना, m0 इज इक्वल्स टू E/2me L0, आप बोलेंगे सर ये तो सादा लिख दिया, वापस वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा? तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एरो करके। तो ये कर दिया एरो, कर दिया एरो, ये गलत है। आप बोलोगे गलत क्या है? ये जो था वही वापस लिख दिया और एरो कर दिया, दोनों वेक्टर है ना, लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा, और इधर माइनस आएगा। अब ये सही है, क्योंकि अगर ये कॉइल है तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, इलेक्ट्रॉन और जो करंट है वो दोनों ऑपोजिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन हमें कैसा मिल रहा है? क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मिल रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी होगी? N2S होगी, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसमें राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी बाहर आएगी, तो एंगुलर मोमेंटम भी बाहर आएगा। तो ये L का डायरेक्शन है हमारे गिवन डायग्राम के हिसाब से, ये L का डायरेक्शन है और ये M का डायरेक्शन है। टू बी मोर प्रिसाइज, ये L0 बार का डायरेक्शन है और ये M0 बार का डायरेक्शन है। इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भले अलग अलग हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये माइनस साइन आती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में भी आती है, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन AC बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज along the radius towards the center and radius vector is along the radius away from the center। दो वेक्टर विभिन्न डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन आएगी। ये दो वेक्टर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन आएगी। इसके लिए ना 5-1 मिनट का या तो 2-5 मिनट का एक छोटा वीडियो बनाऊंगा कि ये माइनस क्यों आता है, ये एंगुलर मोमेंटम और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे है। क्योंकि जो अच्छे विद्यार्थी होंगे, स्टार्टिंग से अभ्यास किया है, जो जनरली स्टडी करते हैं, उनको तो पता है कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। लेकिन ये जो माइनस साइन का जो राज है कि कंसेप्ट बिहाइंड दिस नेगेटिव साइन के क्यों आता है, वो तो पहले पता होना चाहिए कि L0 और M0 का डायरेक्शन किधर है, अंदर है, बाहर है, निकालते कैसे। तो ये सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि M0 और L0 वेक्टर का डायरेक्शन निकालते कैसे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो
कैसे निकालते हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट EL/2me। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया I = EV/2πr और नेक्स्ट सेशन में M = EL/2me। अभी अगले सेशन में ना बहुत ही सिंपल चीज होगी, इसके लिए तो अलग वीडियो बनाऊंगा ही, वो तो मिलेगा आपको, लेकिन इसका जो कंटिन्यूअस चल रहा है चैप्टर पूरा करने की दिशा में हम जो जा रहे हैं, तो उसमें एक टर्म है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर देना होता है तो हमें मिल जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो अगले सेशन में हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या आता है, वैल्यू क्या आती है। ऑफ कोर्स किस में आएगी, कूलम पर केजी में आएगी। ये लास्ट में जो बोला वो भूल जाओ, लेकिन ये लेक्चर में जो स्टार्टिंग से समझाया वो ध्यान में रखो, क्योंकि ये लास्ट में जो बोला वो अगले लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोमि अहमस्मि मंथन भट्टः अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो मैग्नेटिज्म का टॉपिक है, 12th का टॉपिक जो है मैग्नेटिज्म का बहुत ही सिंपल है। हमने 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है। तो उसमें हमें डाइपोल मूवमेंट जो मिलता है, सर्कुलर स्पिन और ऑर्बिट दोनों होता है उसमें, कि ऑर्बिट तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे टुगेदर टर्म्ड एज न्यूक्लियॉन्स, और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। तो उसके कारण हमें ऑर्बिटल सर्कुलर मूवमेंट मिलता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिलता है, उसके साथ साथ स्पिन डाइपोल मूवमेंट भी मिलता है, और फिर हम उसे वेक्टोरियल ऐड करते हैं, वेक्टोरियल एडिशन करते हैं। तो वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है उसका डेरिवेशन हमें करना है, कि कितना हो सकता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विच इज स्पिनिंग राउंड अ न्यूक्लियस इन रेडियस r, और उसका स्पीड कितना है v। सो v इज द स्पीड with which the electron is spinning around a nucleus in a circular orbit having a radius of r. Fine. अभी करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज चार्ज ऑफ कोर्स। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है ये सर्कुलर ऑर्बिट में, तो हमें करंट मिलेगा। अभी ये डिटेल्ड बात है कि मैं बता दूं, आपको पता होगा फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये जब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का आप लगाते हैं प्लस से माइनस, तो करंट का आप ये से साइन करते हैं ना, कैसे करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कैसे जाता है करंट, कैसे जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण माइनस नेगेटिव टर्मिनल से प्लस की तरफ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस से प्लस और करंट जाएगा प्लस से माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट। मतलब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो मैं बता दूं कि ये जो करंट मिलने वाला है वो क्लॉकवाइज मिलेगा। ऑफ कोर्स करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मैं सब सिर्फ उसको डायरेक्शन बता रहा हूं कि कैसे करंट कैसे फ्लो होगा, क्योंकि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जब फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो उसमें डायरेक्शन मैटर करता है करंट का, ठीक है ना। तो करंट का ये जो डायरेक्शन है, ऑफ कोर्स करंट इज नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एट ऑल, बट मैं खाली आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो करंट हमें ऐसे मिलेगा। तो ये ध्यान में रखो, बिकॉज हमें गायरोमैग्नेटिक रेशियो जब फाइंड करेंगे, व्हेन वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और उसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, तभी वो उसमें एक नेगेटिव साइन आती है। जब आप देखेंगे ना, तब आपको एक ख्याल आएगा कि हाँ सर ने बोला था ये नेगेटिव साइन आती है, ये आई, और वो इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्शन। तो इतना बस ध्यान में रखो। सो बेसिक सा फॉर्मूला लिखा है मैंने कि I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और वो चार्ज जो है, एक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है, बरोबर। तो वो इलेक्ट्रॉन, ये dq मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज, वो E है, एक ही चार्ज है E, तो dq को मैंने E लिख दिया। और समझो यहां से स्टार्ट हो के यहीं पे खत्म होता है,
तो ऐसे 5, 10, 15, 20 कंटिन्यूअस बहुत सारे रिवॉल्यूशन होंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द ट्रेमेंडस स्पीड इन अ गिवन ऑर्बिट, राइट। बट समझो एकदम माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन v स्पीड से ऐसे घूम रहा है और एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका जो रेडियस है उसका सरकमफ्रेंस एक रिवॉल्यूशन में कवर होगा। तो डिस्टेंस कितना कवर होगा एक रिवॉल्यूशन में? फॉर वन रिवॉल्यूशन व्हाट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ गिवन ऑर्बिट? 2 pi r, where r is the radius of that orbit, right? एंड टाइम कितना लगेगा? हम जैसे बोलते हैं कि एक पीरियोडिक मोशन होता है और आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये जो मोशन है, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। उसका एक टाइम पीरियड होता है स्पेसिफिक, तो वो टाइम पीरियड है कैपिटल टी। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया इलेक्ट्रॉन ने? 2 pi r डिस्टेंस कवर किया। कितना टाइम लगा उसको? कैपिटल टी टाइम लगा, विच इज टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ऑफ पीरियोडिक मोशन, ऑफ सर्कुलर पीरियोडिक मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट। तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं, I होता है dq/dt। अभी Q जो है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं पहले, तो चार्ज को मैंने लिख दिया E और टाइम को मैंने लिख दिया कैपिटल T, विच इज टाइम पीरियड। तो फाइनली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें I का वैल्यू कितना है वो मिलेगा, लेकिन उसके पहले एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई कितना डिस्टेंस कवर किया इलेक्ट्रॉन है ये तो हमें पता नहीं, कितना टाइम लगा वो स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए ये तो हमें पता नहीं, कि समथिंग माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, या तो कुछ भी बहुत ही कम डिस्टेंस कवर किया होगा। तो कितना किया हमें तो पता नहीं, तो इसीलिए कंसिडर कर रहा है एक रिवॉल्यूशन। फॉर वन रिवॉल्यूशन डिस्टेंस होता है 2 pi r, ये हमें पता है, ये तो बेसिक ज्योमेट्रिकल डायग्राम से भी पता चल सकता है कि सरकमफ्रेंस इज द लेंथ और द डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन। और टाइम कितना लगा? तो पीरियोडिक मोशन की टर्मिनोलॉजी है टाइम पीरियड, उतना टाइम लगा। तो डिस्टेंस कितना? 2 pi r, और ये टाइम कैपिटल T जो है वो ये टाइम, और स्पीड कितनी है? v। तो अगर जरा सब्स्टिट्यूट करूं मैं यहां पर तो क्या मिल जाएगा? v, स्पीड को मैं लिखता हूं v इज द स्पीड विथ विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। डिस्टेंस कितना कवर किया एक रिवॉल्यूशन में? 2 pi r कवर किया। कितना? 2 pi r। और टाइम कितना लगा? कैपिटल T, तो ये हो जाएगा कैपिटल T, ठीक है। तो हमें जो करंट चाहिए उसमें E डिवाइडेड बाई T है, तो ये फॉर्मूला में मुझे T चाहिए, तो T को मैं लिख लूंगा 2 pi r होल डिवाइडेड बाई V। T को क्या लिखूंगा? 2 pi r होल डिवाइडेड बाई V। अभी इसी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करता हूं ये T का वैल्यू, तो देखो क्या मिलता है। I इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल T, जो मालूम नहीं था हमने मालूम किया, ये बेसिक प्रोसेस से, बहुत सिंपल प्रोसेस से, समझा। तो अब ये T का वैल्यू जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या होता है। 2 pi r बाई V, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, सिंपल एल्जेब्रिक ऑपरेशन। तो I क्या हो जाएगा? EV डिवाइडेड बाय 2 pi r is current due to single electron revolving in a circular orbit round a nucleus with speed v and radius r. That's it. So ये इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज आ सकता है, तो ये ध्यान में रखो। अभी हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है INA, और हमने ऐसे याद रखा है INA, INA, where n is number of turns। कि कोई भी कॉइल है, जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, तो ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? एक नंबर ऑफ टर्न्स है। एक कॉइल ऐसे बार बार वाउंड करते गए कॉपर वायर को किसी मेटल पे, जो सोलेनॉइड बनता है, तो n टर्न्स होते हैं। लेकिन यहां पर तो एक ही ऑर्बिट है, मतलब यहां पर एक ही टर्न है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिलेगा ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो मिलेगा ना इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, वो होगा I इंटू ए, एरिया ऑफ दैट सर्कुलर लूप। और सर्कुलर लूप मतलब हमारे केस में ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका एरिया, और ऑफ कोर्स ये सर्कल है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अभी देखो बहुत ही सिंपल है, I कितना है हमें पता है, EV डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, EV डिवाइडेड बाय 2
पाई आर। और एरिया किसका? क्यूब का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का? नहीं, एरिया ये सर्कुलर ऑर्बिट का, ये सर्कल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, करंट इसी सर्कुलर ऑर्बिट में मिलेगा और एरिया इसी सर्कुलर ऑर्बिट का कंसीडर करेंगे जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर में एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या? ई वी बाई 2 और आर भी बचेगा ना एक, तो एम हो जाएगा ई वी आर बाई 2। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है वो ही ओरिजिन है। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? कोई एन पोल, एस पोल, या तो कोई सेफ्टी पिन ले ली, कोई आपने खिल्ली ले ली, कोई लोखंड ले लिया, कोई आयरन, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है या तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, तो उसको जब आप मैग्नेट को वो सारी चीजों के पास लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट होती है। तो मैग्नेट में ऐसा क्या है, वो मटेरियल में ऐसा क्या है? तो जब माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, डोमेन स्ट्रक्चर देखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट देखेंगे, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अराइज होता है। क्यों? क्योंकि वो जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और वो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिस स्पीड से घूम रहा है, जो रेडियस है, उसके हिसाब से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे कि ये EVR/2 उसका फॉर्मूला है और हर एक इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा और वो सारे अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ये कॉज है, ये कारण है जिसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, हमें मैग्नेटिज्म मिलता है आजू बाजू। तो सर आप बोलेंगे प्लास्टिक होता है या तो कोई पेपर होता है, कोई सामान्य, ये जैसे रबर है, ये इसमें भी एटम है, ये कपड़ा है, पॉलीथीन है, पॉलीइथीन, तो वो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 उसमें भी बहुत सारे एटम्स होंगे बिल्कुल, लेकिन उसमें शायद वो फेरोमैग्नेटिक ना हो। तो 3 सामान्य बातें हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये उसको बहुत ही डिटेल में हम स्टडी करेंगे, अभी इस पे डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इतना ध्यान रखोगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू EVR/2। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। जैसे आपने पूछा था कि भाई सर ये कोई भी एक कंडक्टर हमें दिया है, समझो ये स्ट्रेट कंडक्टर है या तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर है। तो जैसे आपने पूछा था कि सर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए या तो करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, तो हम 2 अलग अलग केस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस में थंब और कर्ल्ड फिंगर जो है, उसमें थंब जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा और कर्ल्ड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे। और बाद में फर्स्ट केस होने के बाद हम सेकंड केस पे जाएंगे और यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स से वी हैव स्ट्रेट कंडक्टर, ये रिफिल है, उसको मैं स्ट्रेट कंडक्टर मान लेता हूँ और ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे करंट जा रहा है। सो ये जो राइट हैंड है मेरा, उसका ये जो थंब है, सो ये थंब को कहाँ पे रखेंगे? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर होगी ना, ये थंब कहाँ पर आ गया? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आ गया। तो अब ये जो कर्ल्ड फिंगर है मेरे राइट हैंड की, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी ऐसे। ठीक है ना? अभी समझो इसको मैं ऐसे स्ट्रेट कर दूँ, अगर वर्टिकली अप कर दूँ तो थंब ऊपर चला जाएगा, थंब ऊपर चला जाएगा तो कर्ल्ड फिंगर ऐसे उसके आजू बाजू घूमेगी, बराबर है ना? कर्ल्ड फिंगर कैसे घूमेगी? उसके आजू बाजू ऐसे घूमेगी। तो कर्ल्ड फिंगर अगर ऐसे है तो कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट अगर कंसिडर किया तो उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आगे के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये पॉइंट अगर हमने कंसिडर किया तो उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस बाजू होगा। अगर ये पॉइंट कंसिडर करता हूँ तो कर्ल्ड फिंगर यहाँ पर आती है तो टेंजेंशियल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अगर इसमें डायरेक्शन अगर बताना है
तो ऐसे मैं इसके आजू बाजू ऐसे सर्कुलर फॉर्म बना सकता हूँ, ठीक है। तो समझो ये पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं तो ऐसे तरफ जाएगी, ये पॉइंट अगर कंसिडर करें तो यहाँ आएगी, ये पॉइंट अगर कंसिडर करें तो इसका टेंजेंट इधर होगा, ये पॉइंट कंसिडर करेंगे तो टेंजेंट इधर होगा। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, किसके लिए? फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो जो एक्सप्लेन किया है उसको बार बार रिवाइज करो, रिपीट करो देख के, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये सेकंड वाला केस देखेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट केस में, फर्स्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल से कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं वो देखा। अभी सेकंड केस में क्या है? कर्ल्ड फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब समझो ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और ये जो कर्ल्ड फिंगर है राइट हैंड की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थंब कहाँ पर आएगा? ऐसे बाहर की तरफ आएगा। सो थंब रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। तो समझो मैं ऐसे रखता हूँ, प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे रखता हूँ और करंट अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। कर्ल्ड फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को, ठीक है। और थंब ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉर्थ से। और थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? ऊपर। तो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे यहाँ पर एंड होगी। मतलब ये ऊपर वाला जो फेस है वो नॉर्थ है और नीचे वाला जो फेस है वो साउथ है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की जगह है, समझो क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है। क्लॉकवाइज करंट अगर है तो क्लॉकवाइज करंट है तो थंब नीचे जा रहा है, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे। मतलब यहाँ से स्टार्ट होके घूम के यहाँ पे आएगी। कैसे आएगी? यहाँ से स्टार्ट होके घूम के यहाँ पे आएगी। तो उस केस में नीचे वाला फेस जो होगा वो नॉर्थ होगा और टॉप फेस, ऊपर वाला फेस जो होगा वो साउथ होगा। तो इसमें भी हमने क्या यूज़ किया? राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया। तो ये राइट हैंड थंब रूल बहुत ही यूज़फुल है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। पहले केस में हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए देखा था और सेकेंड केस में हमने सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के लिए देखा था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। अगर आपको कोई आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए। आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। These are the sources of magnetic field। ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स है जो अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी समझो ये एक हॉर्शू मैग्नेट लिया मैंने, रिंग मैग्नेट लिया, कुछ भी लिया, ये हॉर्शू मैग्नेट है। वो इस कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल के आजू बाजू अगर रखा मैंने तो उसमें से कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। जब ये मैग्नेट दूर है तब कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। जब ये मैग्नेट नज़दीक आता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाती है ये कॉइल में से। इसकी तो कांस्टेंट है, ये तो कहीं भी जाओ, बोरीवली लेकर जाओ, चर्चगेट लेकर जाओ, ऊपर लेकर जाओ, नीचे लेकर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर अ गिवन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। तो यहाँ पर दूर है मैग्नेट तो कॉइल में कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे, और जब मैग्नेट को नजदीक लाया जाएगा तब ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। इसका अर्थ यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन कॉइल इज चेंजिंग व्हेन वी आर टेकिंग मैग्नेट, when we are moving a magnet towards a coil, it means the magnetic lines of force passing through the coil increases. It means the flux through the coil increases. It means the flux changed, and due to that change of flux, electric current induces, or EMF induces, electromotive force induces. So this is the law of electromagnetic induction, first law of electromagnetic induction stated by Michael Faraday, that whenever we have a change of magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in a coil. Not
विश्वेशं सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरीकर्ति बरीभर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोऽहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पूरा नया टॉपिक है। 11th में हमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये एकदम नया टॉपिक है। माइकल फैराडे, गॉस थियरम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो पूरा अलग हो गया। वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, वैसे लेंज लॉ, फैराडे लॉ और बहुत सारे डिफरेंट लॉज होंगे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर साथ में ही है ना। फिर चाहे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लो, मैग्नेटिज्म लो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लो। सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मुझे कहना है कि 4 इक्वेशन है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सिर्फ 4 इक्वेशन में बना लेता है, क्योंकि वो तो हायर सेमिस्टर्स में आता है इंजीनियरिंग की, क्योंकि उसमें एक डेल ऑपरेटर होता है जो पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। बट वी आर नॉट बॉदर अबाउट इट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस में। मुझे सिर्फ बताना था और ये बताना है कि ये पूरा नया टॉपिक है। तो कुछ बात आपको ध्यान में होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्डली आप स्प्लिट करें तो शायद मीनिंग आसानी से समझ आएगा। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ, मैग्नेटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इंड्यूस हुआ जो पहले नहीं था और अभी हुआ है। तो किसके कारण हुआ है वो हम सोचते हैं, क्या इंड्यूस हुआ है वो हम सोचते हैं, और फिर उसका डायरेक्शन क्या वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे पहले लेट मी टेल यू कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कुछ मैग्नेट है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है, सोर्स है, मैग्नेट्स है, राइट। एंड दीज आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स है जो अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो भी समझो ये एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया मैंने, रिंग मैग्नेट लिया, कुछ भी लिया, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। वो इस कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल के आजू बाजू अगर रखा मैंने तो उसमें से कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। जब ये मैग्नेट दूर है तब कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। जब ये मैग्नेट नजदीक आता है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाती है ये कॉइल में से। इसकी तो कांस्टेंट है, ये तो कहीं भी जाओ, बोरीवली लेकर जाओ, चर्च गेट लेकर जाओ, ऊपर लेकर जाओ, नीचे लेकर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर अ गिवन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। तो यहाँ पर दूर है मैग्नेट तो कॉइल में कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे, और जब मैग्नेट को नजदीक लाया जाएगा तब ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। इसका अर्थ यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन कॉइल इज चेंजिंग व्हेन वी आर टेकिंग मैग्नेट, when we are moving a magnet towards a coil. It means the magnetic lines of force passing through the coil increases. It means the flux through the coil increases. It means the flux changed, and due to that change of flux, electric current induces, or EMF induces, electromotive force induces. So this is the law of electromagnetic induction. First law of electromagnetic induction stated by Michael Faraday, that whenever we have a change of magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in a coil, not necessarily circular coil, coil of any shape, closed loop of any shape, and linked with the magnetic flux or a magnetic field. And if the magnetic field is changed, it implies that magnetic flux is changed through that particular closed loop. Then there will be a induction of EMF, there will be a induced EMF in that particular loop of a given shape. So firstly, बहुत बाउंसर गया होगा शायद, इसको रिवाइंड करके 1-2 बार देखना है तो वापस देखो, मैं धीरे धीरे भी बताता हूँ कि फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सो लेट्स से वी हैव मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सारी वेक्टर है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो गिवन कॉइल में से पास हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर, तो सारे के सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्वल लेंथ के होंगे, और ये फ्लक्स जो है वो थ्रू द कॉइल पास हो रहा है। तो अगर वो परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, बरोबर है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, तो फ्लक्स अगर उससे परपेंडिकुलर पास होगा तो ही उसे फ्लक्स कहेंगे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब उसे परपेंडिकुलर पास होगा उसके प्लेन से तो ही कुछ तो फ्लक्स होगा। अगर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अलोंग द प्लेन है
दिस इज द प्लेन, यहां पर जो भी है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर टू द कॉइल, और इधर जो भी है वो है अलोंग द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जाएगी तो उसको काटेगी नहीं, इसका जो प्लेन है उसको कट नहीं करेगी, इसलिए उसे फ्लक्स नहीं कहेंगे। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो शायद कुछ वेक्टर कम मैग्नीट्यूड के भी हो, कुछ वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड के हो, और वो ऐसे जाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर जाना ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, तो ये फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, ये प्लेन है, ये जो है वो प्लेन है। अभी ये इधर जाना वो है अलोंग द प्लेन, इधर जाना या तो नीचे जाना, ये है अलोंग द प्लेन। लेकिन ऐसे जाना ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर ये सारी की सारी लाइंस ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, तो वो होगा अलोंग द प्लेन, तो फ्लक्स जीरो। लेकिन अगर ऐसे जाती है, वो उसको भेद के जाती है, वो अगर उसको पेनिट्रेट करती है ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये सारे के सारे फ्लक्स होंगे और उसको हम कंसिडर करेंगे। ये देखो, ये जैसे परपेंडिकुलर है, बराबर है। सो दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन है, और ये उसको परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो किस में कंसिडर किया जाएगा, फ्लक्स में। लेकिन अगर ये ऐसा हो, अलोंग द प्लेन हो, तो फ्लक्स में कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। गेटिंग इट? सो नंबर ऑफ magnetic lines of force passing normally through the given cross sectional area is known as magnetic flux, and we have a specific formula of that magnetic flux that we are going to discuss in the next session. ये session आपको और एक बार अगर चाहिए तो वापस देखिए, समझिए, और डिफिकल्ट नहीं जाना चाहिए, तो आगे का सिंपल हो जाएगा अगर ये बेसिक चीजें समझेगी तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशम सच्चिदानंदम वंदे हम योखिलम जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारो में हम अहमस्मि मंथन भट्टः अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। तो जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैंने उसमें डिफाइन किया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। के मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम एन पोल एंड्स टू एस पोल। तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जितने ज्यादा पास होंगे, कि चलो यहां से ये कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल में से जितने ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम पास हो रहा है, उसकी डेंसिटी कम है, तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कपल पास हो रहा है कॉइल में से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, जिसका ऐसा यूनिट होता है वेबर, एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो होता है टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज टेस्ला। तो पहला भी फ्लक्स के बारे में फॉर्मूला क्या होता है वो बात कर लेते हैं। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो बात कर लेते हैं। फ्लक्स इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी बार एंड डी एस बार। ऑफ कोर्स डॉट प्रोडक्ट है तो दो वेक्टर होने चाहिए, दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर। तो फ्लक्स इज अ स्केलर बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड विच आर दे, बी बार एंड डी एस बार। अभी बी बार जो है वो तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे कोई मैग्नेटिक, ये मैंने बताया था, मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई मैग्नेट है, उसके कारण जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ds बार जो है ना वो एक स्पेशल वेक्टर है, वो है नॉर्मल वेक्टर, या तो उसे कहता है एरियल वेक्टर, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो सरफेस दिख रही है ना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर सरफेस को घुमाओगे तो वो भी घूमेगा। क्यों घूमेगा? अरे क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो नॉर्मल ही रहेगा हमेशा। जो सरफेस है उसको हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया।
ये क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर हो गया। अभी देखो भैया मैं बुक को घुमा रहा हूं, तो बुक को घुमा रहा हूं तो नॉर्मल वेक्टर भी घूम रहा है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर होता है, ये सरफेस है तो ये सरफेस को परपेंडिकुलर है वो होता है ds, सरफेस को जो परपेंडिकुलर है वो होता है ds। अभी यहां पर अगर मैं किसको घुमाऊं, बुक को घुमाऊं, तो नॉर्मल वेक्टर भी साथ में घूमेगा। सो नॉर्मल वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। यहां पर सर्कुलर बताया तो ये ds है, देखो ये सरफेस है तो इसको परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा नॉर्मल वेक्टर। और अगर कोई दूसरा वेक्टर है जो इस नॉर्मल वेक्टर से कुछ एंगल बना रहा है और वो वेक्टर है b बार, तो ds बार जो एरियल वेक्टर है या तो नॉर्मल वेक्टर है, मैं रिपीट करता हूं, ds बार जो एरियल वेक्टर है या तो नॉर्मल वेक्टर है, वो जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है उससे कोई दूसरा वेक्टर है b बार जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ एंगल से इंक्लाइंड हुआ थीटा, तो फ्लक्स होगा b बार डॉट ds बार। एंड अगर a बार डॉट b बार करते हैं तो हमें मिलता है a b cos थीटा, p बार डॉट q बार करता है तो हमें मिलता है p q cos थीटा। अगर दो वेक्टर है डॉट सेकेंड वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर है, तो क्या मिलेगा 1 2 cos ऑफ एंगल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर। सिंपल वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, f बार डॉट s बार, तो क्या मिलता है f s cos थीटा। तो वैसे ही फ्लक्स है b बार डॉट ds बार, तो मिल जाएगा b ds cos थीटा। फाइन। और जब ये तो छोटा एरिया कंसिडर कर रहे हैं जिधर से ये एरियल वेक्टर पास हो रहा है, बाकी तो कॉइल का जितना पूरा एरिया होगा, अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई भी इरेगुलर शेप है तो इंटीग्रेशन करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये ए जो है वो टोटल एरिया रिप्रेजेंट करता है, बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। दोनों वेक्टर है, ये एरिया तो सर वैल्यू होगी सिर्फ मीटर स्क्वायर में, कुछ तो आंसर होगा, बरोबर है, लेकिन वो आंसर जो होगा वो एरियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसका। और एरियल वेक्टर या तो नॉर्मल वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, और थीटा होता है एंगल बिटवीन बी एंड ए। तब ये समझने जैसी बात है, देख लो इधर बी बार इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्या बोल रहा हूं वो देखो, बी बार इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आप परपेंडिकुलर शब्द दिमाग में आया है कि थीटा 90 होता है, लेकिन ये थीटा जो है ये बी और डीएस के बीच का एंगल है। तो बी बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, इसका मतलब बी बार ऐसा है, ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल है उसको परपेंडिकुलर है, ऐसा है। और डीएस बार तो हमेशा कॉइल को परपेंडिकुलर होता है, डीएस बार ही तो होता है नॉर्मल वेक्टर, एरियल वेक्टर। तो डीएस बार तो इधर है ही इनडायरेक्टली, डीएस बार तो इस डायरेक्शन में है ही, ये जो है ये डीएस बार है जो ये कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर है। आप समझो, मैं वापस से बताता हूं धीरे धीरे। ये कॉइल है, ये उसका प्लेन है, उसको ये परपेंडिकुलर है। ये लाल वाला जो वेक्टर है वो डीएस बार है जो इस कॉइल के प्लेन को परपेंडिकुलर है, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है क्योंकि वो नॉर्मल वेक्टर है। ठीक, अभी और एक वेक्टर लाऊं जिसको मैं बोलूं कि समझो बी बार मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल को परपेंडिकुलर है, बी बार भी इस कॉइल को परपेंडिकुलर है। तो डीएस बार कैसा था, डीएस बार कैसा था, कॉइल को परपेंडिकुलर था, और कॉइल को परपेंडिकुलर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कॉइल को परपेंडिकुलर है, तो दोनों वेक्टर कैसे हो गए, पैरेलल। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी बार एंड डीएस बार। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया, 0। थीटा अगर 0 हुआ तो cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो फ्लक्स मिलेगा मैक्सिमम b इंटू ए। और ये सेकेंड केस है, बी बार इज पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो प्लेन है कॉइल का उसको पैरेलल है, ये उसको पैरेलल है। अरे लेकिन हमारा जो एरियल वेक्टर है वो तो हमेशा नॉर्मल होता है ना इसको, कॉइल को। तो देख रहे हैं आप कैसी परिस्थिति आ गई है। ये बी बार जो है, लेट मी एक्सप्लेन यू, ये बी बार जो है ये ऊपर है, अलोंग द प्लेन है, ये तो समझता है ना, दिस इज अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल। और ये डीएस बार क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल कितना बन रहा है डीएस और बी बार के बीच में,
एंगल बिटवीन बी बार एंड डी एस बार कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, और कॉस 90 क्या होता है, 0, इसलिए फ्लक्स हो जाएगा 0, ये मिनिमम वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल में जब वो लोग बोले कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इट मींस इट इज अलोंग द एरियल वेक्टर थीटा 0, फ्लक्स होगा b इंटू ए, और अगर n टर्न्स होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर ऐसा बोले कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस, it means it is perpendicular to ds, it means theta is 90 and it means flux is 0, this is the minimum value and this is the maximum value। तो ये आप ध्यान रखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, वो लोग ऐसा यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सरफेस, तो थीटा 60 लेंगे। लेकिन अगर ऐसा बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, तो थीटा गलती से 0 मत ले लेना, पैरेलल टू द सरफेस मतलब अलोंग द सरफेस मतलब डीएस को परपेंडिकुलर हो, ये थीटा बी और डीएस के बीच का एंगल है। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सरफेस होगी, पैरेलल टू द सरफेस होगी, मतलब डीएस को परपेंडिकुलर होगी, तब थीटा 90 होगा, कॉस 90 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा। और अगर फ्लक्स मैक्सिमम करना है उस केस में बी जो है वो कॉइल को या तो सरफेस को या तो प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, मतलब डीएस बार को पैरेलल होगा, और तभी थीटा 0 होगा, तब जाके फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखो, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो परपेंडिकुलर पास होता है, जिसके थ्रू पास होता है सरफेस के, उसको ही फ्लक्स में कंसिडर किया जाता है। और ये उसका बेसिक फॉर्मूला है, phi is equals to b ds cos थीटा, हम लिखते हैं ba cos थीटा। अगर n टर्न्स है तो n ba cos थीटा। इसमें बताया है मैंने, अगर थीटा 0 है तो ba हो जाएगा, थीटा अगर 90 है तो 0 हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम अगर n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगले सेशन में हम देखेंगे कि ये जो फ्लक्स है वो चेंज होगा अगर, तो क्या होगा। दैट इज द माइकल फेराडे फर्स्ट लॉ एंड देन फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो देखते हैं, लेकिन फ्लक्स क्या होता है ये पहले बेसिक समझना चाहिए, वेक्टोरियल सारा फॉर्मूला उसका कंसेप्ट समझना चाहिए, तभी आगे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारो में अहमस्मि मंथन भट्टः अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। सो पिछले कुछ सेशंस में मैंने बहुत डेप्थ में आपको समझाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो वापस कह देता हूं कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस एरिया और गिवन प्लेन और थ्रू द गिवन कॉइल इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो माइकल फेराडे वो एक वैज्ञानिक थे जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्चुअल केस में तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, अभी से स्टार्ट हो रहा है। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, लेकिन वो इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो माइकल फेराडे का फर्स्ट लॉ है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए, फिर वो फ्लक्स इंक्रीज हो फिर वो फ्लक्स डिक्रीज हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो तो होता क्या है, वेबर होता है। तो समझो पहले फ्लक्स है 10 वेबर, मतलब मैग्नेट नजदीक है कॉइल के, और बाद में मतलब 10 वेबर है, बाद में 3 वेबर होने वाला है, मतलब ये 10 लाइंस ऑफ फोर्स बाद में 3 लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटिव है। तो ये 10 वेबर है क्योंकि ये मैग्नेट नजदीक है कॉइल के, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रॉन्गर। जब दूर लेकर जाऊं तो फ्लक्स चेंज हो गया, नहीं सर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो कि इंक्रीज हो, चेंज हुआ। हाँ, तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ
Michael Faraday. First law of electromagnetic induction as stated by Michael Faraday. So what is first law of electromagnetic induction? Whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in a coil. अब ये कॉइल इधर है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये इधर चेंज हो रहा है, मूव कर रहा है मैग्नेट को, तो क्या इसमें कुछ इंड्यूस्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा. Whenever there is magnetic flux change associated with the coil, linked with the coil, तब ही वो फ्लक्स जो है वो कॉइल से लिंक्ड होना चाहिए, कॉइल में चेंज होना चाहिए. बाकी आप बोरीवली स्टेशन में जाके कितना मैग्नेट को हिलाओ, इसमें थोड़ी मैग्नेट को मूव करो, इसमें थोड़ी करंट इंड्यूस्ड होगा. अरे इसके थ्रू जब मैग्नेट मूव करेगा, इसके आजू बाजू इसके थ्रू, तब जाके फ्लक्स चेंज होगा. तो दूर से नजदीक लाओ तो फ्लक्स होगा इंक्रीज. इंक्रीज हुआ, चेंज हुआ ना? हाँ. नजदीक से दूर लेकर जाओ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, चेंज हुआ ना? हाँ. तो चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in this coil and hence electric current induced होगा. और मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि वो कैसे होता है. और सेकेंड लॉ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि बता तो दिया इंड्यूस्ड होता है EMF, तो कितना EMF इंड्यूस्ड होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt. E is directly proportional to d phi by dt. और प्रोपोर्शनलिटी हटा के फिर एक कांस्टेंट आता है. वो कांस्टेंट अगर यूनिटी हो ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट के सिस्टम में अगर ये वोल्ट हो, ये वेबर हो, ये सेकंड हो, तो वो कांस्टेंट अगर यूनिटी है 1 है तो E हो जाता है d phi by dt. मैग्नीट्यूड ऑफ d phi by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज दैट the induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. फ्लक्स हो रहा है, समझो 3 वेबर से 10 वेबर हो रहा है. इधर 3 वेबर है, नजदीक आएगा तो 10 वेबर हो जाएगा. तो डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 3 7. तो यहां से यहां आ रहा है 4 सेकेंड लगी. तो dt कितना? 4 सेकेंड. और d phi कितना? 7. तो 7/4 कितना हो जाएगा? 3.5. उसका भी आधा 1.75 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 1.75 हो जाएगा. लेकिन समझो ये 4 सेकेंड ना लगते हुए 1 सेकेंड लग रहा है कि ये है 10, ये है 3, आगे आएगा तब कितना होगा? 10 बढ़ जाएगा ना. तो ये 3 से 10 अगर 1 सेकेंड में हो गया तो ये चेंज जो है फ्लक्स का वो कितना हुआ? 10 3. सो ये 3 से 10 मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. फ्लक्स चेंज कितना हुआ? 10 माइनस 3. फाइनल पोजीशन पे 10 है, इनिशियल पोजीशन पे 3 है, चेंज हुआ 10 माइनस 3 7. कितने टाइम में? 1 सेकेंड में. तो 7/1 7 वोल्ट. तो कितना EMF इंड्यूस्ड होगा? 7 वोल्ट. लेकिन फर्स्ट केस में कितना हो रहा था? 1.75 वोल्ट. तो वो डिपेंड करता है टाइम कितना है. टाइम अगर बहुत ही कम होगा तो EMF ज्यादा इंड्यूस्ड होगा. कम टाइम में फ्लक्स चेंज होगा तो EMF ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, या तो ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो EMF ज्यादा इंड्यूस्ड होगा. ये तो वैसा ही हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो स्पीड ज्यादा, वैसे ही कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स चेंज करोगे तो इंड्यूस्ड EMF ज्यादा. आ रही है बात समझ में? So first law, whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in a coil. And the second law, that induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. So ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा. नमस्कार. तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः. विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत चरी करती बरी भरती संजरी हरति लीलया. सर्वेभ्यः नमस्कारो में अहमस्मि मंथन भट्टः. अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः. सो लेट्स डू वन प्रैक्टिकल. छोटा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. जैसे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है, तो ये कुछ इक्विपमेंट्स है, बहुत ही नॉर्मल इक्विपमेंट है। ये बैटरी है, कितने 9 वोल्ट की बैटरी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई करेगी ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, और ये एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, और ये एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। बस ये 4 चीज़ें हैं। तो पहले ये मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक बात बता दूं कि इसके अंदर की चीज़ क्या है, अंदर की बात बताता हूं कि इसके अंदर भी ना एक कॉइल है। इसको जब मैं घुमाता हूं तब वो कॉइल घूमता है, और इसके अंदर भी एक मैग्नेट है। ये जो बहुत बड़ा मैग्नेट है ना, ये हॉर्सशू मैग्नेट, ये बहुत बड़ा मैग्नेट है ना, हॉर्सशू मैग्नेट। तो इसके अंदर भी एक मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट, और इसके अंदर भी एक कॉइल है। तो इसको घुमाते हैं तब कॉइल भी घूमता है। वो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। और सेकंड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। में धीरे धीरे घुमाएंगे तो फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा, अगर फास्ट घुमाएंगे तो फ्लक्स फास्ट चेंज होगा। इतना समझ गए? अभी यह है एलईडी। जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, तब फॉरवर्ड बायस्ड, तब ये ग्लो होगा। लेकिन जब रिवर्स बायस्ड होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो नेगेटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो पॉजिटिव से, तब रिवर्स बायस्ड होगा, तब करंट नहीं मिलेगा। देखो जरा, ये क्या है? पॉजिटिव। ध्यान से देखो इसको, ये क्या है? पॉजिटिव। तो ऑफ कोर्स ये ऑपोजिट क्या होगा? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव को जोड़ दिया तो मिल रहा है करंट, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ऑफ कोर्स ये फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि करंट मिल रहा है। ग्लो हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं? अगर मैंने उल्टा कर दिया, ऐसा कर दिया, नेगेटिव को आगे ला दिया, तो अभी जब टच करेंगे तब ग्लो नहीं होगा। देखो टच किया है, फिर आप बोलेंगे टच नहीं कर रहा हूं, टच किया है लेकिन ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। और अगर वापस ऐसा वो कर दिया तो ग्लो होगा क्योंकि ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। सेमीकंडक्टर चैप्टर में ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी ये देखो, ये तो क्या इलेक्ट्रिक सोर्स था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई करने वाला सोर्स था हमारे पास। अभी देखो हम क्या करते हैं, जादू तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जरूर कह सकते हैं, जो सामान्य लोगों को शायद जादू लगे, लेकिन वी नो द कॉज, कि उसका कारण क्या है, एंड वी कैन एक्सप्लेन इट टू अदर्स एज वी नो इन डिटेल। मैंने बताया, वापस बताता हूँ शॉर्ट में, अंदर कॉइल है, मैग्नेट है। जब घुमाऊंगा तब वो कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी पास हो ही रही है, लेकिन कांस्टेंट है ना, एक ही डायरेक्शन में होगी, किसी भी डायरेक्शन में होगी, वो एक डायरेक्शन में होगी। जब इसको घुमाया जाएगा तब वो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा, और वो ये जो 2 टर्मिनल जो मैंने जोड़े, मैं लास्ट में बताता हूं वीडियो के, वो इधर कंडक्टिंग टर्मिनल है, ठीक है? कॉपर के होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे, जो भी है, स्टील के होंगे, जो भी है, लेकिन वो कंडक्टिंग है। तो अगर इससे घुमाऊं तो कुछ नहीं हो रहा। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये शायद रिवर्स बायस्ड हो सकता है। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो ये ग्लो होगा। हो रहा है ना? ये जादू नहीं है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। आप बारीकाई से देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें बहुत छोटा करंट आएगा। जब धीरे से घुमाऊंगे तो बहुत कम ग्लो हो रहा है, लेकिन लाल, ब्लू, ग्रीन दिख रहा है मुझे, हाँ। लेकिन जोर से घुमाएंगे, मतलब फास्ट घुमाएंगे, तो ज्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। वो फ्लक्स जो उसमें से फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, वो कितना जल्दी चेंज होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये ज्यादा जल्दी चेंज होगा, मतलब डी फाई बाई डी टी का वैल्यू ज्यादा होगा, कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ ज्यादा तो करंट ज्यादा तो वो जो प्रकाशित है, इल्यूमिनेशन है, वो ज्यादा। और अगर धीरे धीरे हो रहा है तो देखो ये ग्लो जरूर हो रहा है, लेकिन कम ग्लो हो रहा है, कम इंटेंसिटी से, लेकिन ये
ज़्यादा इंटेंसिटी से, और ये नहीं हो रहा क्योंकि ये रिवर्स बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इसको हम सेमीकंडक्टर में बहुत डिटेल में समझेंगे। ये शायद क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। हम जनरेटर यूज करते हैं, तो जनरेटर में कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज होता है कि बहुत बड़े टरबाइन है, बरोबर। तो टरबाइन के अलग अलग ऐसे विंग्स होते हैं, वो स्प्लाइन होता है, थोड़े से एक कॉन्केविटी होती है, एक बाजू से कॉन्वेक्सिटी होती है, तो वो उसमें पानी गिरता है बहुत ही हायर लेवल से, ऊपर की हाइट से, हाई फोर्स से, हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हुए वो ब्लेड्स पे, वो टरबाइन की जो स्प्लाइन है उस पर पानी गिरता है और वो रोटेट होता है। उससे एक एक्सेल अटैच्ड है और उससे एक कॉइल अटैच्ड है। तो वो जब रोटेट होता है, उस पर पानी गिर रहा है, समझो इस पे गिर रहा है तो ये रोटेट होगा। एक्सेल मतलब एक रॉड है जिससे एक बड़ा सा कॉइल अटैच्ड है और एन टर्न्स है, वो कॉइल घूमेगा और आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो कॉइल घूमेगा तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और हमारा पूरा महाराष्ट्र में जो सप्लाई हो रहा है वो स्टेट वाइज होता है, फिर यूनिट वाइज हो जाता है, और ये बहुत ही मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है वो। सो दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विंड मिल है, विंड मिल भी प्रोड्यूस करता है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। वो रोटेशनल मोशन जो है, मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। वो होता है मोटर, ठीक है। और ये होता है टरबाइन, ऊपर वाला टरबाइन, नीचे वाला मोटर। इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिक से रोटेशनल हो गया क्या? मोटर। और ये उल्टा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक डायनेमो या तो जनरेटर, ठीक है। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए। आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्कारोमि, अहम अस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयं फिजिक्स पश्यामः। सो वी आर इन 16th सेशन ऑफ FFR, फास्ट फॉर्मूला रिवीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअली दिस इज वेरी लेंथी चैप्टर क्योंकि इसमें दो पार्ट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC सर्किट। ये दोनों कंपाइल किए हैं, एंट्रेंस में अलग अलग है लेकिन टेक्स्ट बुक में साथ में है। सो लेट्स discuss that. Okay, it starts with the Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of electromagnetic induction में दो है, first law, second law. So Faraday first law is whenever there is change of magnetic flux associated with the coil, EMF is induced in a coil. And second law is magnitude देता है कि the magnitude of that induced EMF is directly proportional to rate of change of flux, मतलब d phi by dt. और लेंज लॉ कहता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। वो माइनस क्यों आता है? क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको जिसने प्रोड्यूस किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस किसने किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ने। तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही अपोज करता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब ये जो करंट है जो इंड्यूस्ड हुआ है, उस करंट को जिसने इंड्यूस कराया उसी को वो अपोज करेगा। हेंस दिस इज नेगेटिव साइन एंड वी हैव लॉट टू डिस्कस, एंड थियरी पार्ट में हमने डिस्कस किया है। सो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी, दैट इज लेंज लॉ। बट वी मस्ट नो कि फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ B इंटू A। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। सो वेबर ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। और ये समझो एरियल वेक्टर है ds, विच इज ऑलवेज नॉर्मल और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड E बार इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी ये B आना चाहिए। सो B इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरियल वेक्टर इज नोन एज वो एंगल क्या होता है? थीटा। एंड दैट थीटा इज एंगल बिटवीन B बार एंड ds बार। सो फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ B बार एंड ds बार। सो B डॉट ds बिकम्स B ds cos थीटा। जब थीटा 0 होगा फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जब थीटा 90 होगा फ्लक्स मिनिमम होगा। आप ध्यान में रखो कि थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन B बार एंड ds बार, दैट्स इट।
देन लेंज लॉ में कुछ समझना है कि टुवर्ड्स मोशन लाइक पोल फॉर्मेशन, अवे मोशन अनलाइक पोल फॉर्मेशन। नॉर्थ पोल बनाने के लिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, हमेशा, और साउथ पोल बनाने के लिए क्लॉकवाइज करंट चाहिए। सो नॉर्थ पोल है, ये करंट कैसा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, और टुवर्ड्स मोशन कैसा, लाइक पोल फॉर्मेशन, क्योंकि ये नजदीक आ रहा है तो उसको दूर भेजना है, रिपल करना है, अपोज करना है, तो ये नॉर्थ होना चाहिए। ये दूर जा रहा है तो उसको खींचना है, तो ये साउथ होना चाहिए। ये नजदीक आ रहा है तो उसको धक्का देना है, रिपल करना है, तो ये साउथ आना चाहिए। ये दूर जा रहा है तो उसको खींचना है, तो ये नॉर्थ होना चाहिए। और नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट और साउथ के लिए क्लॉकवाइज करंट, ये हमेशा ध्यान रखना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में भी ये फंडा राइट हैंड थंब रूल से कैसे अंडरस्टैंड करता है वो हमने समझा है। नाउ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है ना कि मैंने शीरा बनाया और मैंने खाया, और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, मैंने शीरा बनाया, मेरे दोस्त को भी खिलाया। मतलब सेल्फ इंडक्शन, whenever there is change of magnetic flux in a coil, EMF is induced in the same coil, so वो है सेल्फ इंडक्शन। एंड म्यूचुअल इंडक्शन, whenever there is change of magnetic flux in a primary coil, there will be induced EMF in a secondary coil which is associated with it। मतलब इसमें चेंज हुआ, इसमें इंड्यूस्ड हुआ। मैंने शीरा बनाया, मैंने खाया, लेकिन इसमें चेंज हुआ, उसमें इंड्यूस्ड हुआ। मैंने शीरा बनाया लेकिन दोस्त को खिलाया, लेकिन इसमें भी मैंने तो खाया ही, मतलब सेल्फ इंडक्शन तो होगा ही। ये जनरल मिसकंसेप्शन होता है कि म्यूचुअल इंडक्शन दूसरे कॉइल में है, अरे लेकिन उसमें चेंज हुआ तो उसमें तो इंड्यूस होगा ही ना। तो यहां पर सेल्फ और म्यूचुअल दोनों है, और यहां पर सिर्फ सेल्फ है। देन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में क्या, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। सेकेंडरी अगर ज्यादा तो स्टेप अप, सेकेंडरी अगर कम तो स्टेप डाउन। सो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो स्टेप अप, नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम होंगे तो स्टेप डाउन। सो ES by EP is equal to NS by NP is equals to IP by IS, उल्टा हो जाता है। एंड व्हाट इज पावर, E into I। तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो ES IS अपॉन EP IP, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। एंड देन द जनरेटर, डायनेमो की एक कॉइल है, उसको घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो कुछ EMF इंड्यूस्ड होगा, वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, मतलब ये वेरिएबल है, साइन वेव के हिसाब से जाएगा। 230 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है नॉर्मली। तो रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, RLC, ऐसे तीन पार्ट है। तो इसको R के अक्रॉस लगाते हैं, L के अक्रॉस लगाते हैं और C के अक्रॉस लगाते हैं। जब R के अक्रॉस लगाते हैं तब कुछ फेज डिफरेंस नहीं आता, जब L के अक्रॉस लगाते हैं तब फेज डिफरेंस 90 आता है, जब C के अक्रॉस लगाते हैं तब भी फेज डिफरेंस 90 आता है। लेकिन यहां पर भी फेज डिफरेंस 90, यहां पर भी फेज डिफरेंस 90, किन दोनों के बीच में है, करंट और EMF के बीच में। तो सर याद कैसे रखना, कौन लीड कौन लैग कभी कर रहा है। CC, बोलो मेरे साथ, CC कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, ये याद रखने का। CC कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, अगर करंट लीड करेगा तो EMF लैग करेगा। और गुजराती में ऐसा कहते हैं, वारा पछी वारो तारा पछी मारो। मतलब यहां पर अगर करंट लीड कर रहा है यहां पर, तो यहां पर करंट लैग करेगा, और यहां पर अगर EMF लैग कर रहा है तो यहां पर EMF लीड करेगा। दैट इज अ सिंपल कंसेप्ट। तो आपको याद रखना है, CC कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, तो यहां पर EMF लीड करेगा, और फेज डिफरेंस होगा 90, यहां पर फेज डिफरेंस 0, बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। ये है फेजर डायग्राम, इसे क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। देन XL का फॉर्मूला है ओमेगा L, मतलब ही 2πfL। XC का फॉर्मूला है 1/ωc, मतलब ही 1/2πfc, वेयर f इज अ फ्रीक्वेंसी। और जब सीरीज रेजोनेंस होता है तो सीरीज रेजोनेंस में XL और XC दोनों इक्वल हो जाते हैं, और जब XL और XC दोनों इक्वल हो जाएंगे तो होता है रेजोनेंस, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है 1/2π√LC, वेयर L इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हेनरी, और C इज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर, या तो कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, या तो कैपेसिटेंस, फेराड, माइक्रो फेराड में देते हैं डेटा। सो दिस इज हेनरी, हेनरी यानी ओम सेकेंड, और दिस इज फेराड। Q इज इक्वल्स टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, कूलम पर वोल्ट, दैट इज फेराड। हाँ, RLC तीनों को सीरीज में लगा दिया। अभी सीरीज में पोटेंशियल स्प्लिट हो जाता है। टोटल पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, वो स्प्लिट हो जाएगा। R के अक्रॉस ER, L के अक्रॉस EL, C के अक्रॉस EC। तो ER इज इक्वल्स टू IR, EL इज इक्वल्स टू IXL, EC इज इक्वल्स टू IXC। मतलब I तो सेम है, और ये पोटेंशियल है,
तो ये E इज इक्वल टू आई आर में ये जो R है वो रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टर में जो अपोज करता है वो रेजिस्टेंस, लेकिन इंडक्टर में जो अपोज करता है वो इंडक्टेंस, और कैपेसिटर में जो अपोज करता है वो कैपेसिटेंस। बरोबर है? तो ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और तीनों को अगर साथ में जोड़ा जाए जो एक सीरीज सर्किट होगा उसका जो टोटल नेट रेजिस्टेंस होगा दैट इज Z, विच इज इंपीडेंस डिनोटेड बाय Z. So E is equals to IZ, E is equals to अंडर रूट ऑफ EL माइनस EC द होल स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। उसी को ही आगे सॉल्व करेंगे तो विल गेट Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। जब XL इज इक्वल्स टू XC होगा रेजोनेंस पे तो ये 0 हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू R होगा। सो रेजोनेंस मतलब करंट मैक्सिमम, सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम, इंपीडेंस मिनिमम। एंड cos phi is equals to R by Z. Phi is a phase angle और phasor angle. cos phi होता है पावर फैक्टर विच इज R by Z. R is resistor, Z is impedance. अगर रेजोनेंस हुआ तो Z क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, R by R 1 हो जाएगा, मतलब cos phi is equal to 1, मतलब phi is equals to 0, मतलब दोनों सेम है, मतलब वो रेजिस्टिव सर्किट होगा रेजोनेंस पे, ना तो इंडक्टिव ना तो कैपेसिटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट होगा। और दो चीजें हैं, एलसी ऑसिलेशन जो मैंने बोर्ड पे नहीं बताई है, और पैरेलल रेजोनेंस, लेकिन वो आपको समझ जाएगा कि पैरेलल रेजोनेंस में, इसमें सीरीज रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम और इंपीडेंस मिनिमम, पैरेलल में उल्टा, पैरेलल रेजोनेंस जो होता है उसमें करंट मिनिमम होता है और इंपीडेंस मैक्सिमम होता है। और एलसी ऑसिलेशन में क्या, एल से सी, सी से एल, एल से सी, सी से एल, ऐसा ट्रांसफर होता ही रहेगा। एल यानी इंडक्टर, उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। और C यानी कैपेसिटर, और उसमें जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर, लेकिन हाफ CV स्क्वायर इलेक्ट्रिक एनर्जी और हाफ LI स्क्वायर मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये दोनों जो एनर्जी है वो एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दे कीप ऑन ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसके डेरिवेशंस भी थोड़े ट्रिकी है, लेकिन आप रिवाइज करेंगे एंड आई होप आपने किया ही होगा पिछले दिनों में। अभी आप FFR सेशन में और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। सो ऐसे मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। This is not the end at all, because we are going to discuss 17th FFR, 17th session, electrons and photons. So I expect all you to be there. बहुत ही अच्छे से वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।